महाप्रमुख सुदर्शन और उपाधि मंदिर। गुरुकुल में वापस आए हुए 1 साल बीत चुका था। इस दौरान आकर्ष ने अभिराज का बहुत इंतजार किया, लेकिन अभिराज मिलने नहीं आया। अब आकर्ष को चिंता होने लगी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो खुद गरुड़ साम्राज्य में जाकर अभिराज से मिलेगा। गुरुकुल से जाने के लिए उसे गुरुकुल प्रमुख से अनुमति लेने की आवश्यकता थी, तो वह इस बारे में गुरुकुल प्रमुख से बात करने गया। आप गरुड़ साम्राज्य जाना चाहते हैं? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने फिर से पुष्टि करने के लिए पूछा। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं, पर आपको भी पता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 साल का समय है, उसके बाद रसायन शास्त्रियों की महासभा होगी। आपको लगता है कि आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार है? गुरुकुल प्रमुख ने आकर्ष से सवाल किया। जब आकर्ष उस दिव्य क्षेत्र से बाहर आने के बाद वापस गुरुकुल में लौटा था, तब उससे मिलने के लिए तीनों रसायन शास्त्री आए थे। उन्होंने आकर्ष से उसके अनुभव के बारे में पूछा था। इस दौरान आकर्ष ने उन तीनों को यह बताया कि वह ज्यादा संसाधन तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कुछ दिव्य योग्यताएं उसे प्राप्त हुई थी, जो अब उसके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उनकी श्रेणी बहुत नीचे की है। रसायन शास्त्रियों की महासभा एक ऐसा बड़ा उत्सव था जिसमें आसपास की सभी भूमि के बड़े बड़े रसायन शास्त्री भाग लेते थे। वैसे तो इस महासभा का आयोजन इसलिए किया जाता था ताकि सभी रसायन शास्त्री अपने अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा कर सके, लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते कुछ रसायन शास्त्री एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर देते थे। वह लोग आपस में एक दूसरे के साथ गोली निर्माण प्रक्रिया का मुकाबला करते थे, जिसमें जो कम समय में ज्यादा अच्छी गोली का निर्माण करता था उसे ही विजेता माना जाता था। इस प्रकार के मुकाबले में शर्त के रूप में कई बार विशेष दिव्य योग्यताएं और युद्ध कलाओं को रखा जाता था। यहाँ तक कि कई बार तो ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाओं को भी रख दिया जाता था। जब आकर्ष ने इस बारे में सुना तो वह काफी ज्यादा उत्साहित हो गया, क्योंकि पहले की बात होती तो उसके लिए इस प्रकार के मुकाबले में भाग लेना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी देव ज्वाला के साथ अब उसके पास इतनी क्षमता और योग्यता थी कि वह किसी भी उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री को मुकाबले में हरा सकता था। आखिरकार जहां एक सामान्य रसायन शास्त्री को भी सिर्फ ज्वाला हांडी को गर्म करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता था, आकर्ष के लिए उसी ज्वाला हांडी को गर्म करना सिर्फ आधे घंटे का काम था। यानी कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही आकर्ष बहुत आगे बढ़ जाता था। उसके बाद तो गोली निर्माण की प्रक्रिया काफी तेजी से संपन्न हो सकती थी। अब यहाँ पर समस्या यह थी कि आकर्ष के पास दांव पर लगाने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आकर्ष के पास बिल्कुल ही संसाधन नहीं थे। उसके पास संसाधन तो थे, लेकिन वह भूपाल श्रेणी के नहीं थे जिनको दांव पर लगाया जाने वाला था। कम से कम दिव्य योग्यता और युद्ध कलाएं तो नहीं थी। जब उसने इस बारे में तीनों रसायन शास्त्रियों से बात की तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि उसे गुरुकुल प्रमुख से इस बारे में बात करनी चाहिए। गुरुकुल के पास कुछ दिव्य योग्यताएं और युद्ध कलाएं थी। अगर वह उसके पक्ष से दांव लगाए तो आकर्ष इस प्रकार के मुकाबले में भाग ले सकता था। जब आकर्ष इस बारे में बात कर रहा था तब उसे एक और रोचक बात पता चली। अगर वह इस प्रकार के मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करता है तो पूरी संभावना थी कि उसे कुछ विशेष दिव्य योग्यताएं और युद्ध कलाएं मिल जाएं, जो एक साथ गमय श्रेणी, उग्र श्रेणी, कवच श्रेणी और सहायक श्रेणी चारों का भाग हो। इस प्रकार की एक तकनीक आकर्ष के पास पहले से थी। यह तकनीक थी उसके गुरु सम्राट वेगवानस की तलवार तकनीक खड्गमानस। यह तकनीक गमय श्रेणी, उग्र श्रेणी और कवच श्रेणी तीनों में कारगर थी। अब यह सुझाव तो अच्छा था, लेकिन इस बारे में गुरुकुल प्रमुख से बात करने की जरूरत थी। इसलिए आकर्ष तीनों रसायन शास्त्रियों के साथ गुरुकुल प्रमुख विनायक से मिलने गया और उन्हें अपनी मंशा बताई। पहले तो गुरुकुल प्रमुख विनायक इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। आखिरकार गुरुकुल के संसाधन गुरुकुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्हें दांव पर कैसे लगाया जा सकता था?
यहाँ पर तीनों रसायन शास्त्रियों ने गुरुकुल प्रमुख को समझाया कि आकर्ष की क्षमता पर संदेह करने से पहले उन्हें कम से कम आकर्ष की क्षमता देख लेनी चाहिए। अब की बार आकर्ष ने गुरुकुल प्रमुख के सामने ज्वाला हांडी को गर्म करके दिखाया। इस बार का उद्देश्य सिर्फ ज्वाला हांडी को गर्म करना था, तो गुरुकुल प्रमुख बड़े ही ध्यान से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आकर्ष ने ज्वाला हांडी को सिर्फ आधे घंटे के भीतर गर्म कर दिया है, तो एक बार के लिए तो वह दंग रह गए। उन्होंने अब की बार आकर्ष की बात मान ली, लेकिन क्योंकि संसाधन कीमती थे, तो वह खुद इसका फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस बारे में महाप्रमुख से सुझाव लेने की बात कही। आकर्ष को इससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। आधे घंटे बाद जब गुरुकुल प्रमुख विनायक वापस लौटे तो उन्होंने महाप्रमुख का फैसला सुनाया। महाप्रमुख ने आकर्ष की बात मान ली थी। न सिर्फ उन्होंने बात मानी बल्कि यह भी कहा कि जब आकर्ष उस महासभा में भाग लेने के लिए जाएगा तो उसकी सुरक्षा के लिए वह खुद भी उसके साथ चलेंगे। आखिर आकर्ष की क्षमता के साथ पूरी संभावना थी कि वह भूपाल श्रेणी और चक्रपाल श्रेणी के कई कीमती संसाधन हासिल कर ले। ऐसे में कई लालची लोग उसे निशाना बना सकते थे। इसलिए महाप्रमुख उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ जाना चाहते थे। आकर्ष ने इससे भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उसी दिन के बाद तीनों रसायन शास्त्रियों के साथ आकर्ष अपनी गोली निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा। आगे बढ़ने के लिए जितना ऊर्जा स्तर आवश्यक था उतना ही ज्यादा संसाधन भी आवश्यक थे। इसलिए आकर्ष इस महासभा को हल्के में नहीं ले रहा था। इसी तरह एक साल का समय बीत गया था और जब यह समय पूरा हुआ तब तक आकर्ष तीनों रसायन शास्त्रियों से उनकी सारी तकनीकें और उनका सारा ज्ञान सीख चुका था। यहाँ पर अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आज वह गुरुकुल प्रमुख से मिलने आया था और गुरुकुल प्रमुख से बात की थी कि वह गरुड़ साम्राज्य जाना चाहता है। गुरुकुल प्रमुख एल्डर लक्ष्मण, एल्डर गोपाल और एल्डर महेंद्र ने मुझे वह सब कुछ सिखा दिया है जो उन्हें आता था। मैं भी पिछले एक साल से यहीं पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था, लेकिन गरुड़ साम्राज्य में जाकर मुझे किसी से मिलना भी है। बस इसीलिए मैं कुछ समय के लिए गुरुकुल से बाहर जाना चाहता हूँ। आकर्ष ने अपने जाने का कारण बताने के साथ साथ गुरुकुल प्रमुख को आश्वासन भी दिया। अब कहीं जाकर गुरुकुल प्रमुख की चिंता कम हुई। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन रक्षक एल्डर कश्यप भी आपके साथ चलेंगे, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने कहा। इस पर आकर्ष ने कोई भी सवाल नहीं किया और उनकी बात मान ली। गुरुकुल प्रमुख से मिलने के बाद आकर्ष वापस महा से मिलने के लिए आया और उसे बताया कि वह महासभा में जाएगा। नम्रता से मिलने के बाद आकर्ष महा का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा था। महा ने जब आकर्ष की बात सुनी तो उसने कोई जिद नहीं की, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वह भी उसके साथ चलना चाहती है। इसलिए आकर्ष ने ही उसे साथ चलने को कह दिया। यह सुनते ही महा का चेहरा खुशी से खिल उठा। कुछ देर तक महा के साथ बातें करने के बाद आकर्ष रक्षक एल्डर कश्यप के पास आया और फिर उनके साथ गरुड़ साम्राज्य के लिए रवाना हो गया। एल्डर कश्यप की तेज रफ्तार के साथ उन दोनों को गरुड़ साम्राज्य के शाही महल में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब राजकुमार सूर्यवर्धन को पता चला कि आकर्ष और एल्डर कश्यप दोनों उससे मिलने आए हैं, तो वह खुशी से फुला नहीं समाया। वह खुद उन दोनों का स्वागत करने के लिए बाहर आया। पहले के राजकुमार सूर्यवर्धन और अब के राजकुमार सूर्यवर्धन के बीच बहुत बड़ा अंतर आ चुका था। पहले वह सिर्फ सूर्यवर्धन था, लेकिन अब वह अगला वारिस बन चुका था। भले ही दूसरों के लिए उसका व्यवहार बदल चुका था, लेकिन आकर्ष और एल्डर कश्यप के सामने आज भी वह पहले वाला ही राजकुमार सूर्यवर्धन था। राजकुमार सूर्यवर्धन से जब आकर्ष ने बात करना शुरू की तो उसे पता चला कि सूर्यवर्धन अब सिंहासन का अगला वारिस बन चुका है। यह सुनकर आकर्ष को भी खुशी हुई। सच कहूं तो मैं आपके पास यहाँ पर एक जरूरी काम से आया था। मुझे अभिराज से मिलना था। क्या वह यहीं पर है? आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से पूछा। अभिराज भाई के बारे में तो मैं भी नहीं जानता।
काफी लंबा समय हो गया है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। मुझे लगता है कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। क्या उसने कोई संदेश या कुछ निशानी छोड़ी है? आकर्ष ने पूछा। नहीं, उनका घर पूरी तरह से खाली है, जैसे सालों से वहां पर कोई भी ना आया है, सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। इसके बाद आकर्ष ने वहां पर रुककर अपना समय व्यर्थ नहीं किया। वो वापस एल्डर कश्यप के साथ रवाना हुआ और गुरुकुल में आ गया। इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान फिर से गोलियों की निर्माण प्रक्रिया और औषधियों को समझने में लगा दिया। समय ऐसे ही गुजरने लगा और 1 साल बीत गया। अब वह दिन करीब आ चुका था जब सब रसायन शास्त्रियों की महासभा होने वाली थी। महासभा का आयोजन बंजर भूमि पर होने वाला था। यह एक ऐसी भूमि थी जहां पर कोई भी फसल नहीं होती थी। देवतल में सारे साम्राज्यों के अलावा अलग अलग प्रकार के क्षेत्र थे, जैसे अद्वितीय भूमि, बंजर भूमि और केंद्रीय भूमि। जैसा गुरुकुल प्रमुख ने कहा था, आकर्ष महा के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। वहां पर गुरुकुल प्रमुख और तीनों रसायन शास्त्री पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। कमी थी तो बस गुरुकुल के महाप्रमुख की। महाप्रमुख कहाँ पर है? आकर्ष ने आते ही सवाल किया। वह थोड़ी देर में आ जाएंगे, कुछ जरूरी तैयारियां कर रहे हैं। उनके आते ही आप लोग महासभा के लिए रवाना हो सकते हैं, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने जवाब दिया। आकर्ष भाई, महाप्रमुख के आने में अभी समय है, क्यों ना तब तक हम इस बात पर थोड़ी चर्चा कर ले कि उच्च श्रेणी की बाकी गोलियों का निर्माण कैसे करते हैं, एल्डर लक्ष्मण ने सुझाव दिया। आकर्ष वैसे भी खाली बैठा था तो उसने उनका सुझाव मान लिया और इस विषय पर चर्चा करने लगे। थोड़ी देर तक तो चर्चा बिल्कुल सामान्य रूप से चली। फिर अचानक से एल्डर लक्ष्मण, एल्डर गोपाल और एल्डर महेंद्र ने इस बात पर गौर किया कि आकर्ष उन चीजों के बारे में भी बात कर पा रहा है जिनके बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी भी नहीं थी। यह उन तीनों के लिए अजीब था। आज से पहले तो आकर्ष भी इन सब विषयों को लेकर अनजान था, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया था? गुरुकुल प्रमुख विनायक भी उनकी बातें सुन रहे थे। पिछले 2 सालों में उन्होंने इस प्रकार की कई चर्चाओं में भाग लिया था। इस कारण से वह भी आकर्ष में आए बदलाव पर गौर कर पा रहे थे। आकर्ष भाई, आप थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं। क्या उस क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ था जिस कारण आपको यह नई यादें प्राप्त हुई? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने आकर्ष से सवाल किया। उनका यह सवाल सुनने के बाद आकर्ष वास्तविकता में लौटा और उसे एहसास हुआ कि अभी वह क्या बोल रहा था। अजीब है, यह सब यादें तो मेरे पास नहीं थी, तो फिर आज अचानक से मेरे मस्तिष्क में यह नई यादें कहाँ से आई? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। वह खुद भी हैरान था। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके मस्तिष्क में कुछ शब्द गूंजने लगे। क्या यादें तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली है? यह यादें मैंने तुम्हें दी है। अगर चाहते हो कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार की रसायन शास्त्र से जुड़ी यादें तुम्हें प्राप्त हो, तो जल्द से जल्द आत्ममंडल में छुपी हुई दिव्य ज्वाला के स्तर को बढ़ाओ। यह सारे शब्द आकर्ष के लिए नए जरूर थे, लेकिन जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी वह उसके लिए नई नहीं थी। इस आवाज को उसने पहले भी कहीं पर सुना था। यह आवाज उसके आत्ममंडल में छुपी हुई उस दिव्य धातु की थी। कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आकर्ष ने अपने आत्ममंडल में छुपी हुई उस दिव्य धातु से सवाल किया, पर अब की बार सामने से कोई जवाब नहीं आया। वह दिव्य धातु जो पिरामिड के आकार की थी, उसने बस कुछ शब्द कहे थे और उसके बाद फिर से उसकी चेतना कहीं पर खो गई थी। आकर्ष भाई, क्या हुआ? आप कोई जवाब नहीं दे रहे? गुरुकुल प्रमुख विनायक की आवाज फिर से आकर्ष को सुनाई दी। उनकी आवाज दोबारा से सुनने के बाद आकर्ष अपने होश में आया। अब जाकर उसे याद आया था कि गुरुकुल प्रमुख ने उससे सवाल क्या किया था, लेकिन वह गुरुकुल प्रमुख के उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था,
क्योंकि दिव्य ज्वाला और उस पिरामिड के बारे में किसी को भी बताना खतरे से खाली नहीं था। चाहे उसका कितना ही करीबी क्यों ना हो, एक बार जैसे ही उसने अपने इस राज को उजागर किया, उसके लिए मुसीबतें बढ़ सकती थी। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बात बदलते हुए गुरुकुल प्रमुख को यह बताया कि जब वह उस दिव्य क्षेत्र में था उस समय उसे एक दूसरे रसायन शास्त्री की यादें प्राप्त हुई थी जो एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री था। चाहे गुरुकुल प्रमुख हो या बाकी के 3 रसायन शास्त्री, किसी को भी उसकी बात पर संदेह नहीं हुआ। संदेह होता भी कैसे? उन्हें खुद पता नहीं था कि वह दिव्य क्षेत्र अंदर से कैसा था। लगभग 2 घंटे बाद एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी वहां पर प्रकट हुआ। यही थे सुदर्शन देव, गुरुकुल के महाप्रमुख सुदर्शन। प्रणाम महाप्रमुख। उस व्यक्ति को देखते ही तीनों रसायन शास्त्रियों और गुरुकुल प्रमुख विनायक ने उन्हें प्रणाम किया। रही बात आकर्ष की तो उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से ही प्रणाम किया, जबकि महा ने तो वह भी नहीं किया। क्या हुआ? तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रेमी ने प्रणाम कर दिया है तो उतना ही पर्याप्त है? महाप्रमुख सुदर्शन ने महा की तरफ देखा और एक शांत स्वर में पूछा। उनका यह सवाल सुनकर महा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। बाकी सब ने तो इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि उनके हिसाब से आकर्ष और महा एक दूसरे को पसंद करते थे। पर आकर्ष और महा के लिए यह बात बिल्कुल अलग थी। आकर्ष इस पर कोई जवाब देने वाला ही था कि तभी महा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा बोल रहे हो? यह पहली बार था जब महा ने ऐसा कुछ कहा था। उसके यह शब्द सुनकर न सिर्फ आकर्ष बल्कि तीनों रसायन शास्त्री और गुरुकुल प्रमुख विनायक भी चौंक पड़े। इस डर से कि कहीं मामला ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने तुरंत महाप्रमुख सुदर्शन को समझाते हुए कहा, महाप्रमुख, यह थोड़ी चंचल है, नादान है, इसलिए इसे माफ कर दीजिए। यह बाहरी लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती है। मैं भी हैरान हूं कि आज उसने इतना सब कुछ कैसे कह दिया। पर इसका इरादा आपका अपमान करने का नहीं था। तीनों रसायन शास्त्री भी इस मामले में उनका पूरा समर्थन करने लगे। आकर्ष भी कुछ कहने वाला था, तभी खुद महाप्रमुख ने बीच में उसे टोकते हुए वापस महा की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें सच में अपने प्रेमी पर इतना विश्वास है कि तुम मुझसे सवाल कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? महाप्रमुख का यह सवाल सुनकर सभी को चिंता होने लगी, लेकिन महा पर अभी भी कोई असर नहीं पड़ा। उसको इतना निडर देख महाप्रमुख के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं लड़की। मुझे लगा था कि मेरे कठोर स्वभाव को देखकर तुम डर जाओगी, लेकिन तुम तो मेरा सामना करने से भी नहीं डर रही। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? तुम सिर्फ 8 सिद्धांतों को समझ पाए हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरा मास्टर बनने के योग्य नहीं है। महा ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बाकी सभी को लगा कि शायद महाप्रमुख गुस्सा होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो इस पूरी बात को हल्के में लेकर इसे नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने फिर से कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि उन्हें पता था कि महा चंचल और नासमझ है। खैर, इसके बाद वह सभी महासभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। अपनी तेज रफ्तार के साथ सुदर्शन ने कुछ क्षणों में गुरुकुल की सीमा को पार कर लिया। यह देखकर आकर्ष को आश्चर्य हुआ। आपको आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है आकर्ष भाई। आप जो देख रहे हैं वह तो कुछ भी नहीं है। सच कहे तो यह रफ्तार देवतल में कुछ भी खास नहीं है। एल्डर लक्ष्मण ने आकर्ष से कहा। इसके बाद उन्होंने विस्तार से आकर्ष को समझाया कि महासभा में जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। इतनी तेज रफ्तार के साथ भी उन्हें उस पर जगह पर जाने के लिए कम से कम 2 महीने का समय लगने वाला था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अद्वितीय भूमि का अधिकांश भाग एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। बंजर भूमि पर जाने के लिए उन्हें उस रेगिस्तानी क्षेत्र को पार करने की आवश्यकता थी,
जो उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक था। एल्डर लक्ष्मण की बातें ध्यान से सुनने के बाद आकर्ष को यह भी पता चला कि वह इस समय सूर्यांश देवतल के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, जहां पर 6 बड़ी भूमि है, जिनको अपने अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस भूमि पर तीनों देव गुरुकुल शासन करते थे, उसे अद्वितीय भूमि के नाम से जाना जाता था। वहीं जिस भूमि पर इस बार महासभा का आयोजन हो रहा था, उसे बंजर भूमि के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तीसरी भूमि थी केंद्रीय भूमि, चौथी भूमि थी कोण भूमि, पांचवी भूमि थी सेतु भूमि और छठी भूमि थी प्रकाश भूमि। सबके नाम बड़े अजीब थे, जिनका कारण आकर्ष को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने इस बारे में एल्डर लक्ष्मण से सवाल किया। असल में इन सभी 6 भूमि को इनके यह विचित्र नाम यहाँ पर एक समय पर शासन कर रहे 3 सबसे शक्तिशाली चक्रपाल मंडल के योद्धाओं के उपाधि के आधार पर दिए गए हैं। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया, चक्रपाल मंडल के योद्धाओं के उपाधि के आधार पर? मैं कुछ समझा नहीं। आकर्ष ने सवाल किया। असल में एक समय था जब यहाँ पर चक्रपाल मंडल के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धा हुए थे। इन तीनों को 3 उपाधियां मिली हुई थी। सबसे पहले बंजर भूमि के अद्वितीय सम्राट, दूसरे थे प्रकाश के माध्यम से सेतु बनाने वाले सम्राट और तीसरे थे केंद्रीय कोण सम्राट। इन तीनों की यह उपाधियां थोड़ी विचित्र तो लगती है, लेकिन यह उपाधियां कोई सामान्य उपाधियां नहीं थी। असल में किसी भी योद्धा को ऐसे ही उपाधि नहीं मिलती, विशेषकर चक्रपाल मंडल के योद्धाओं को तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए उन्हें उपाधि के मंदिर में जाना पड़ता है, जो पूरे सूर्यांश देवतल का सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान है। किसी भी क्षेत्र के किसी भी योद्धा को ऐसे ही उपाधि के लिए नहीं चुना जाता। इसके लिए उन योद्धाओं में क्षमता और योग्यता दोनों होनी चाहिए। उसके बाद उपाधि मंदिर सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का आपस में मुकाबला करवाता है। कई बार तो यह मुकाबला इतना गंभीर रूप ले लेता है कि प्रतिद्वंद्वी जब तक खत्म नहीं होता तब तक मुकाबला चलता रहता है। चक्रपाल मंडल के एक योद्धा को अपने ही समान ताकत वाले 10 अलग अलग चक्रपाल मंडल के योद्धाओं को हराना पड़ता है। इसके बाद कहीं जाकर उस योद्धा को सर्वश्रेष्ठ चक्रपाल मंडल के योद्धा का दर्जा मिलता है और उसे उपाधि दी जाती है। एक समय था जब इस तरह के 3 योद्धा हमारे दक्षिणी पूर्वी भाग में हुआ करते थे। उन्हीं के सम्मान में आगे चलकर 6 अलग अलग भूमियों का निर्माण हुआ और प्रत्येक भूमि को उनके नाम के 2 शब्दों के साथ नामांकित किया गया। एल्डर लक्ष्मण ने विस्तार से पूरी कहानी सुनाई। उनकी कहानी सुनकर आकर्ष कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। असल में कुछ महीनों पहले उसने एल्डर कश्यप से इस बारे में बात की थी और तब एल्डर कश्यप ने उसे बताया था कि उनके क्षेत्र में आज के समय चक्रपाल मंडल का एक भी योद्धा नहीं है। अगर आज के समय चक्रपाल मंडल के योद्धा नहीं थे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि पहले के समय ऐसी जगह पर 3 चक्रपाल मंडल के शक्तिशाली योद्धा हुए हो। और इनमें भी सबसे अजीब अगर आकर्ष को कुछ लग रहा था तो वह था उपाधि मंदिर। इसको लेकर आकर्ष के मन में कई सारे सवाल थे। एल्डर लक्ष्मण, यह उपाधि मंदिर क्या है? आपने अभी कहा कि यह पूरे सूर्यांश देवतल का सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान है। अगर सच में ऐसा है तो फिर यह उपाधि देने का काम क्यों करता है? क्या यह देव योद्धाओं का कोई समूह है या फिर कोई अलग ही क्षेत्र है जहां पर जाने के बाद मुकाबला होता है? आकर्ष ने एल्डर लक्ष्मण से सवाल किया। नोट, आज एक ही अध्याय आएगा। आज आखिरी बार डॉक्टर के पास आंख की जांच करवानी है। कल से बाकी बचे सारे अध्याय आने शुरू हो जाएंगे। आज वाले को मिलाकर कुल 4 अध्याय बाकी है। उनकी भरपाई कल से करना शुरू कर देंगे। एक दिन 3 अध्याय आएंगे, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन फिर से 3। इस तरह जल्द ही 4 अध्यायों की भरपाई हो जाएगी। जानता हूं दिन ज्यादा ले रहा हूं, पर आंख का ऊपरी भाग ठीक नहीं था। ये तो अच्छा था समय पर डॉक्टर को दिखाया और अब आंख नॉर्मल हो रही है। खैर, इंतजार करने के लिए धन्यवाद।